मैं 15 साल की थी तब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। मेरे ताऊ ताई मुझे अपने घर ले आए। कुछ दिनों के बाद कोई मेरे कमरे में आता और मेरे साथ। उसके बाद मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब कौन कर रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके लाइट जलाई तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरा नाम अदिति है। मैं 15 साल की थी, लेकिन मैं देखने में बड़ी लगती थी क्योंकि मेरा विकास ठीक ठाक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र से बड़ी ही लगने लगी थी। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। मेरा एक बड़ा भाई था। हमारा छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन न जाने एक दिन हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई। मैं बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म की लड़की थी। इसी स्वभाव के कारण मैं जल्दी किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाती थी। मुझे किसी के भी सामने खुलकर बात करने में भी बहुत समय लग जाता था, जबकि मेरी इसी आदत की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर थोड़ा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं इतनी सीधी हूं कि कोई भी मेरा आराम से फायदा उठा सकता है, और अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं डर के मारे शायद ही है जो किसी को बताऊं। इसलिए हमेशा से जब भी मैं स्कूल से घर आती तो मम्मी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी कि बस में किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, रास्ते में कोई मिला तो नहीं, किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं किया, और न जाने कितने तरह के सवाल। वह मुझे प्यार से समझाती कि अगर कभी ऐसी कोई बात हो तो तुम मुझे जरूर बताना। बिना डरे, बिना झिझके हुए, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा ही साथ देगी। इसलिए तुम बिल्कुल भी घबराना मत और न ही परेशान होना। मम्मी की इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि मैं खुद भी जानती थी कि मैं इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं हूँ। कभी रास्ते में मैं अगर अजीब से अंकल या किसी आदमी को देख लेती तो दूर से ही मेरे पैर कांपने लगते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं खुद को यह समझा रही थी कि मुझे अपना यह स्वभाव बदलना होगा और अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रही तो फिर कभी भी इस दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मेरी झिझक की वजह से मेरी स्कूल की फ्रेंड भी मेरा मजाक उड़ाती थी कि मैं तो दब्बू किस्म की हूं और हमेशा अपने मम्मी पापा के सहारे ही चलना चाहती हूं। इसलिए मैं कभी अपनी लाइफ खुद के दम पर नहीं जी पाऊंगी। लेकिन मैं अब अपनी पहचान को बदलना चाहती थी, और इसलिए जिस जगह मुझे डर भी लग रहा होता था, वहां भी मैं जबरदस्ती की हिम्मत दिखाकर उस सिचुएशन का सामना करती थी। एक दिन मेरे स्कूल में बोला गया कि आप लोगों का स्कूल टूर इस बार मनाली के लिए जा रहा है। मैं उस दिन बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर आकर मैंने मम्मी पापा को अपने टूर के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे स्कूल टूर पर जरूर जाने दें। मैं भी अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहती हूँ और अकेले बिना किसी सहारे के घूमना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी पापा थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप लोग मुझे खुद से बाहर निकलने ही नहीं देंगे तो फिर मैं और भी ज्यादा डरपोक होती चली जाऊंगी। एक तरफ तो आप लोग मुझे हिम्मत वाली लड़की बनने के लिए कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे खुद से किसी भी सिचुएशन को फेस ही नहीं करने देते। तो फिर बताइए मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी, अगर हर जगह आप लोग ही मेरा सहारा बनकर रहेंगे। मेरी यह बात सुनकर मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, तुम ठीक कह रही हो गौरवी बेटा, हम ही तुम्हें हिम्मत वाली लड़की बनने को कह रहे हैं और हम ही तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे मनाली जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मुझसे वादा लिया कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और एकदम सतर्क रहूंगी और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में ही रहूंगी। मैंने भी उनको प्रॉमिस कर दिया और खुशी खुशी अपने टूर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को यह बताया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे मनाली जाने की परमिशन दे दी है, तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे उनके साथ चलने से वह बहुत खुश थी। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ही मैं खुशी खुशी अपने घर से मनाली जाने के लिए पापा का वेट कर रही थी, क्योंकि पापा मुझे स्कूल छोड़ने वाले थे।
फिर वहां से ही मैं टूर पर चली जाती। मेरा बड़ा भाई राहुल मुझे बहुत चिढ़ा रहा था कि दिमाग लगाकर घूमना, यह न हो कि तुम्हारी सहेलियां कहीं घूमने निकल जाएं और तुम बेवकूफों की तरह कहीं और ही निकल जाओ। मैंने कहा, अब आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं बेवकूफ नहीं रही। अब मैं भी समझदार हो गई हूँ। इसलिए तो देखिए, मुझे मम्मी पापा ने अकेले जाने की इजाजत दे दी है और अब मैं मनाली घूमने लगी और आप यहाँ घर में बैठना। मेरी बात सुनकर भैया बुरी तरह से चिढ़ गए, लेकिन मैं जानती थी कि वह बस मुझे मजाक में चिढ़ा रहे हैं। असल में तो मेरे घूमने से वह भी बहुत खुश थे। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाली के लिए निकल गई। मनाली पहुंचकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। वह मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। मैं जब मनाली से वापस घर लौट कर आई तो मेरे घर पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर इतने सारे लोग अचानक से क्यों और किस लिए आ गए। जब मैं थोड़ा और अंदर पहुंची तो अजीब तरह से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची, सामने का नजारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। सामने मेरे मम्मी पापा और भाई की लाशें रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर मैं होश खो बैठी। कुछ देर के बाद मुझे जब होश में लाया गया तो मेरी ताई मुझे सहारा दिए हुए थीं। मुझे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं रो भी नहीं रही थी। लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे रुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन में ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ देर के बाद ही मेरे माँ बाप और भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। यह देखकर मैं बुरी तरह से उनके पीछे पीछे दौड़ी और चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने ही मेरा परिवार मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। बाद में मुझे पता पला कि गम्मी पापा और भाई शाम को एक फंक्शन में जाने के लिए निकले थे। तभी उनकी कार का एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन लोगों की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। मुझे अपने परिवार से बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं रो रोकर भगवान से यही कह रही थी कि अगर आपको मुझसे मेरा परिवार छीनना ही था तो मुझे भी मार डाला होता। आखिर मुझे जिंदा क्यों रखा? मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी बिना किसी सहारे के? क्योंकि मैं तो आज तक अपने मम्मी पापा की छाव में ही पली बढ़ी हूँ। अब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी और अपने आगे की बची जिंदगी कैसे जीतूंगी। अब भी मेरे अंदर और भी ज्यादा डर बैठ गया था। मैं जरा सी बात पर रोने लगी थी और अगर कोई मुझे हल्का सा भी तेज बोल देता तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते और आंखों से आंसू गिरने लगते। कुछ दिनों बाद मुझे मेरे ताऊ ताई अपने घर ले गए। मेरे ताऊ एक प्राइवेट कंपनी में दूसरे शहर में नौकरी करते थे और ताई इसी शहर में किसी कंपनी में जॉब करती थीं। वह मेरी मम्मी पापा के जितने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुझे रख रहे थे और मेरा खर्चा उठा रहे थे। अपने खया की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए पर उठा रखा था। से मिट चुका था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर ड्रेस बदलने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे ताई ने बाहर बुलाया और कहा कि इससे मिलो। इसका नाम कल्पना है। हमारे यहाँ पर एक नए किराएदार आए हैं। यह उन्हीं की बेटी है। यह तुम्हारी उम्र की है और तुम चाहो स्कूल से वापस तो इससे दोस्ती भी कर सकती हो। मैं थोड़ी देर ताई के कहने के कारण उसके पास बैठी रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसके ट्यूशन वाले सर आ गए, इसलिए वह पढ़ने के लिए चली गई। मेरी दिनचर्या सिर्फ यही थी कि मैं सुबह उठकर स्कूल जाती, लौटकर अपने स्कूल का काम करती। शाम को ताई जब ऑफिस से आ जाती तो थोड़ा बहुत उनके साथ घर का काम करवा लेती और चुपचाप शाम को खाना खाकर सो जाती। अगले दिन ताऊ घर वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें यहाँ की ब्रांच में ही ट्रांसफर कर दिया है और अब वह यहीं पर रहकर जॉब करेंगे। यह बात सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए।
अब कल्पना से भी मेरी दोस्ती हो गई थी और मैं उससे बातें कर लिया करती थी। 2-3 दिन के बाद मेरी ताई को अपने मायके की एक शादी में जाना पड़ा तो वह मुझे ही घर का ख्याल रखने का कहकर चली गई। जिस दिन वह गई उस दिन की रात को सारा काम निपटाकर मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मैं सोने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिमाग में अपने अतीत के वही सब दुख भरे पल चल रहे थे कि तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठा। मैं घबराकर अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहन है, इसलिए मैं चुपचाप लेट गई। 5 मिनट के बाद ही किसी ने कसकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने एकदम से चीखने की कोशिश की लेकिन उसके पास चाकू था जिससे मैं डर गई और बड़ी ही अजीब सी आवाज में उसने मुझसे कहा, अगर मैंने जरा भी कोई गड़बड़ की तो मेरी खैर नहीं, इसलिए बिल्कुल हिलना मत। डर के मारे मेरे हाथ पैर थरथर कांपने लगे और मुझे भयंकर पसीना आने लगा। उसके बाद तो उसने मेरे साथ जो करना शुरू किया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले एक एक करके मेरे सारे कपड़े और फिर जो हुआ जीवन में पहली बार मैंने वो सब झेला। मैं इतनी डरपोक थी कि जरा सी भी आवाज अपने गले से निकाल नहीं पा रही थी और वह मेरे साथ अपनी सारी ननमर्जियां कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चलने लगी थी कि जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते ही चले जा रहे थे और फिर मैंने जीवन में पहली बार इतने दर्द को महसूस किया। मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या है। मैंने एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन मुझे फिर से डरा दिया गया और मैं घबरा गई। मैं हार चुकी थी इसलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया और बस एक जिंदा लागा की तरह पड़ी रही। मेरे साथ वह सब होता रहा जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुबह के करीब 4 बजे चुपचाप अंधेरे कमरे में वह कहीं गायब हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि वह कहाँ गया। उसके बाद मैंने खुद की हालत ठीक की। जब मैं सुबह उठी तो ताई घर वापस लौट चुकी थी। मेरी हालत देखकर वह मुझसे बोली, गौरवी क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उन्हें देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उन्हें रोते रोते गले से लगा लिया और मुझे रोता देख वह बोली, क्या बात है? लेकिन मैं डर के कारण उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो मुझे यही नहीं पता कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन था। फिर मैंने झूठा बहाना कर दिया कि मम्मी पापा की याद आ रही थी। बस उसके बाद उन्होंने मुझे चुप कराकर नाश्ता कराया। उस दिन मैंने ताई से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उस दिन की रात जैसे ही हुई मुझे डर लगने लगा। मैंने ताई से कहा कि क्या मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लूं, लेकिन मुझे ताऊ ताई दोनों ने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। अगर रात में कोई बात हो तो तुम हमें या तो आवाज़ दे देना या फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे। उनके मना करने के बाद मैं मजबूर हो गई और फिर मैंने उस रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। लेकिन पूरी रात में डर से सहमी लेटी रही और भगवान की दुआ से उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद मैं अपना होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक से मेरे ताऊ का बेटा राजू मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, चिप्स खाओगी? उसे अपने कमरे में देखकर मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि इससे पहले तो वह मुझसे कभी न तो बोला था न ही कभी मेरे कमरे में आया और आज तो वह मुझे कुछ खाने को पूछ रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने उसे तुरंत ही मना कर दिया। फिर वह वहां से बोला कि मैं अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं, मेरे साथ चलोगी? मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए भी इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि इसका स्वभाव मेरे प्रति अचानक से कैसे बदल गया। अभी तक तो उसने मुझसे बात तक नहीं की थी और आज अचानक ही वह मुझे खाने का पूछ रहा है और मुझे अपने साथ बर्थडे पार्टी में ले जाने को तैयार था। आखिर इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हुआ?
मेरे दिमाग में अब यही सब चलने लगा कि कहीं इसने ही तो मेरे साथ। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना तो समझा चुकी थी कि इस सब के पीछे कोई बाहर का तो नहीं हो सकता। उसी रात मैं चुपचाप कमरे में लेटी हुई थी। तभी वही इंसान फिर से अचानक से मेरे कमरे में जा गया और मुझे उसी तरह से डराया। मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि अब मुझसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह किस भंवर में जा रही हूँ। पूरी रात में इस सब से जूझती और मुझे पता भी नहीं चलता कि वह इंसान अंधेरे में कहाँ चला जाता। मैं रो रोकर मम्मी पापा को याद करती कि आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए। यह दुनिया बहुत बुरी है। आप लोग भी मुझे अपने पास बुला लो। देखो आपकी बेटी का क्या हाल किया जा रहा है। एक दिन स्कूल में मेरी टीचर हम लड़कियों को समझा रही थी कि जब हम बड़े हो रहे हैं और समाज में कई ऐसे लोग हैं जो हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें हमेशा ही सजग और सतर्क रहना चाहिए। वह हमारा फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी और चुप्पी की वजह से उठाते हैं, क्योंकि हम कभी भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो हिम्मत दिखाओ और उसका डटकर सामना करो और अपने घर के किसी भी बड़े को, टीचर को या अपने दोस्त को, जिसको भी अपनी प्रॉब्लम बताने में तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, उसे जरूर बताओ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर महसूस होने लगी और मैं सोचने लगी क्या मुझे ही अपने लिए खुद कुछ करना होगा। शाम को जब मैं गुमसुम सी बैठी यही सब सोच रही थी कि मेरे साथ वह सब करने वाला आखिर कौन हो सकता है, तभी अचानक से मेरे ताऊ मेरे पास जाकर बैठ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, गौरवी बेटा क्या बात है, तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो, बताओ मुझे। जब ताऊ ने ऐसा किया तो मुझे अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगी और मुझे बिल्कुल वही एहसास हुआ जी उस सब के दौरान होता है। वह मुझसे बार बार पूछ रहे थे लेकिन मैं उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह सब मेरे साथ मेरे ताऊ। तभी ताई मेरे पास आई और उन्होंने मुझे हिलाते हुए कहा, गौरवी तुम्हारे ताऊ तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत ज्यादा ही गुमसुम और खोई सी लगती हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहती कि मेरे ताऊ ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उनके ऐसा करने से मुझे अंदर से घिन जैसी आने लगी। मैं घबराने लगी। मैंने तुरंत अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अपना होमवर्क करना है, और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बहुत देर रोती रही। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरे ताऊ ही है, क्योंकि उनके ऐसा करने पर जो एहसास मुझे हुआ बिल्कुल वैसा ही एहसास उस आदमी के साथ मुझे अपने ताऊ पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि मैं उनकी जान ही ले लूं। वह इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, यह मैंने सोचा भी नहीं था। उसी रात जब मैं लेटी हुई थी तभी वही आदमी एक बार फिर से मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे साथ वही सब करना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं अपने अंदर पहले से ही थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए थी। उसने जैसे ही वह सच शुरू किया, मैंने पास की टेबल पर रखी लेप जला दी। कमरे में रोशनी होते ही सामने का नजारा देख मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी अपनी ताई को बताऊंगी, तो उसने मेरे मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारा। उसके बाद उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मेरी उसी वक्त की गलत तस्वीर अपने फ़ोन में ले ली और मुझसे बोला कि अगर तुमने अब किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हारी यह फ़ोटो सबको दिखा दूंगा और फिर तुम्हारी जो बदनामी होगी वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब होगा। वह मुझसे बोला, बहुत अच्छा किया जो तुमने लाइट जला दी। अब मैं आराम से उजाले में देखकर अपनी इच्छा पूर्ति करूंगा और मैं अब जैसा कहूं वैसा ही करना होगा। नहीं तो तुम्हें पता है कि मेरी बात न मानने का क्या नतीजा होगा। मैंने उसके आगे बहुत प्रार्थना की पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी और मेरे साथ वह सब किया। अब तो यह सब मेरे साथ हर रोज का हो गया था।
उसकी हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वह आराम से मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ मनमानी करता। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकती, इसलिए वह मुझ पर अपनी पूरी मनमर्जी चला रहा था। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि न जाने वह कौन सा दिन होगा जब मुझे इस सब से छुटकारा मिलेगा। एक दिन हमेशा की तरह ही वह मेरे कमरे में आकर मुझे अपना शिकार बना रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने जैसे ही अपनी इच्छा का गंदा खेल मेरे साथ शुरू किया, तभी पीछे से आकर मेरी ताई ने उसे पकड़ लिया। मैंने अपनी हालत ठीक की और दौड़कर बाहर गई। ताई ने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर राजू भी कमरे से बाहर निकल आया। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि मेरे साथ यह सब राजू नहीं कर रहा था। इसका मतलब ऐसा मेरे साथ ताऊ ही कर रहे थे, क्योंकि जब मैंने उस वक्त लाइट जलाई थी तो जी आदमी सामने बैठा था, उसने काले रंग के मास्क से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था, इसलिए मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर अचानक से ताऊ भी अपने कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब तक तो मैं ताऊ को अपना गुनहगार समझ रही थी, लेकिन मेरे गुनहगार ताऊ भी नहीं थे। तो फिर आखिर मेरे साथ यह सब करने वाला कौन था? ताऊ ने ताई से पूछा, यह कौन है? क्या यह चोर है? तो ताई ने कहा, नहीं, यह हमारी गौरवी के साथ गलत हरकत कर रहा था। यह सुनकर गुरुसरों में ताऊ बुरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़े और उसको पीटना शुरू कर दिया। वह अपना मास्क कसकर पकड़े हुए था जिससे ताऊ ताई खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर राजू ने भी उनका साथ दिया और तीनों लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उसका मास्क उसके चेहरे से अलग कर दिया। उस आदमी का चेहरा जैसे ही हम लोगों के सामने आया, हम सबके ऊपर एक साथ बिजली गिरी और ताई ने कहा, कल्पना के पापा। उसके बाद तो हम सब कुछ मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। तभी वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा। ताऊ ने उसे कसकर पकड़ लिया और राजू की मदद से उसे कुर्सी से बांध दिया। थोड़ी देर में पुलिस की फोन करके घर बुला लिया गया और कल्पना की मम्मी को भी ताई ने नीचे बुलाया। उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी और कल्पना तो बेचारी बुरी तरह से रो रही थी। फिर जब कल्पना के पापा को पुलिस पकड़कर ले गई तो हम लोग भी वहां उनके साथ गए। पुलिस ने ताई के बयान दर्ज करने शुरू किए और पूछा तो ताई ने बताया कि वह गौरवी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले ही मैंने इसे पकड़ लिया। उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने कहा कि ताई, यह मेरे साथ उसने पहली बार नहीं किया था, बल्कि वह न जाने कितने दिनों से। मेरी बात सुनकर सभी लोग सदमे में चले गए। पुलिस ने मुझसे बहुत ही प्यार से पूछा कि बेटा, जो भी बात है साफ साफ बताओ। तो मैंने उन्हें मेरे साथ अब तक जो भी होता आया सब कुछ बता दिया। अब तो मेरे ताऊ ताई भी बहुत रो रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने कल्पना के पापा को पीटना शुरू किया तो उसने सच बताना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने इस लड़की को जब पहली बार देखा तो मेरा मन इस पर आ गया। मैंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया। वह लड़की बहुत ही दब्बू किस्म की, हर समय डरी सहमी सी रहती है। फिर मुझे कल्पना से इसके बारे में कुछ कुछ बातें पता चली, जैसे कि यह बहुत कम बोलती है और जल्दी घबरा जाती है और इसकी ताई ने इसे अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने को मना कर रखा है। यह सारी बातें मैं जान गया था। जिस दिन मुझे पता चला कि इसकी ताई शादी में गई हुई है, उस रात मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके कमरे में दबे पांव चाकू लेकर पहुंच गया। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा डरपोक निकली। मैंने जैसे ही इसे डराया, मेरी एक धमकी में यह डर गई और मेरी बात मान गई। जब यह एक बार में ही मेरे सामने ढेर हो गई तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए मैं फिर आए दिन इसके साथ अपना खेल खेलने लगा। ताई ने बताया कि ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से अक्सर मैं रात में गहरी नींद में सो जाती हूँ, लेकिन इस रात मेरे सर में अचानक से तेज दर्द उठा तो मैं गोली खाने के लिए किचन में आई। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। मैंने तुरंत ही गौरवी
के कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत इस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने उस आदमी से कहा कि तेरी खुद की बेटी इसी की उम्र की है, तुझे यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? इस बात पर वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और माफी मांगने लगा। पुलिस ने मुझसे कहा, बेटा, पहली बार ही जब तुम्हारे साथ यह सब हुआ तो यह बात तुमने अपनी ताई को क्यों नहीं बताई? तो मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने कहा मैं बहुत डर गई थी और इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरी ताई ने मुझे गले से लगा लिया। वह रोने लगी और मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी कि मैं लो ताऊ पर और उनके बेटे पर ही शक कर रही थी और इसलिए और मैं यह बात ताई को नहीं बता पाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उन लोगों का नाम ताई के सामने लिया तो वह तो मेरा साथ किसी भी हाल में नहीं देंगी। उसके बाद पुलिस ने मेरी मेडिकल जांच कराई और जब कल्पना के पापा का जुर्म साबित हो गया तो उन्हें जेल हो गई। ताई ने मुझसे वादा लिया कि मैं आज के बाद उनसे कभी भी कोई इसलिए अपनी बेटी को मैंने भी बात नहीं छुपा पाऊंगी और किसी से भी नहीं करूंगी। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी घटा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं और उससे मैंने सबक भी लिया।